नमस्कार दोस्तों। हाल ही में आपने mRNA वैक्सीन के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसके लिए हाल ही में साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया है। आइए जानते हैं mRNA वैक्सीन के बारे में। यह क्या है, यह कैसे काम करती है और यह कितनी एफिशिएंट है। पहले जानते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक तरह का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो इम्यून सिस्टम को बीमारी पैदा किए बिना स्पेसिफिक पैथोजन जैसे वायरस या बैक्टीरिया को पहचानने, लड़ने और याद रखने के लिए स्टिमुलेट करता है। अब देखते हैं कि वैक्सीन कितने टाइप की होती है। वैसे तो वैक्सीन कई तरह की होती है, लेकिन ब्रॉडली हम इसे 3 तरीके से देख सकते हैं। कुछ वैक्सीन इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन होती है, कुछ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती हैं और कुछ रिकॉम्बिनेंट और कॉन्जुगेट वैक्सीन्स होती हैं। देखते हैं बारी बारी से ये किस तरह की होती हैं। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इन वैक्सीन्स में ऐसे पैथोजन आमतौर पर वायरस या बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें या तो मार दिया जाता है या फिर निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, इसीलिए वे बीमारी का कारण नहीं बन सकते। उदाहरण के तौर पर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन शामिल है। इन वैक्सीन्स में इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए आमतौर पर बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत होती है। नाउ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में पैथोजन के कमज़ोर रूप होते हैं। वे शरीर में अपनी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस बीमारी का कारण नहीं बनते, क्योंकि वे काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर MMR वैक्सीन और ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन अक्सर लंबे समय तक चलने वाली इम्यूनिटी प्रदान करते हैं और इन्हें अधिक बूस्टर शॉट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट और कॉन्जुगेट वैक्सीन। अभी तक हमने जो वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा, उससे अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट ले ले तो ऐसे में उसमें डिजीज़ डेवलप होने की संभावना हो सकती है, लेकिन सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन में ऐसा नहीं होता। ये वैक्सीन पूरे जीव के बजाय पैथोजन के स्पेसिफिक सेगमेंट या कंपोनेंट जैसे प्रोटीन या शुगर्स का उपयोग करते हैं। वे एंटायर पैथोजन को पेश किए बिना इम्यून रिएक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। अब देखते हैं टॉक्सॉइड के बारे में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके टॉक्सिन्स बीमारी पैदा करते हैं। टॉक्सॉइड इन्हीं बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स है। यही कि टॉक्साइड वैक्सीन बैक्टीरियल टॉक्सिन के कारण होने वाली बीमारियों को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए इम्यून रिएक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर टेटनस और डिप्थीरिया के वैक्सीन्स। वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन्स। वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन वायरल प्रोटीन के बने होते हैं और ये ऐसे वायरस जैसे कि पार्टिकल में खुद ब खुद एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन इनमें इनका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। यानी कि अगर हम वायरस के स्ट्रक्चर को देखें जिसमें उसका कैप्सिड और उसका DNA या RNA जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इस तरह से वायरस का स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन वायरल लाइक पार्टिकल में केवल वायरस का प्रोटीन स्ट्रक्चर ही वैक्सीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसमें उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इसी वजह से ये बॉडी के अंदर रेप्लिकेट यानी कि अपनी कॉपी नहीं बना सकते। कुछ तरीके के टीके जैसे HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ DNA वैक्सीन। DNA वैक्सीन शरीर में पैथोजन के DNA का एक पार्ट पेश करते हैं। होस्ट की सेल्स उस DNA का प्रोटीन बना लेती है, जिससे इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है। कई बीमारियों के लिए DNA वैक्सीन अभी भी प्रायोगिक चरण पर है। अब देखते हैं mRNA वैक्सीन। DNA वैक्सीन और mRNA वैक्सीन को देखने से पहले हमें जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देख सकते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस में DNA होता है। इस DNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है और इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के बाद ये mRNA में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद ये mRNA का प्रोटीन के फॉर्म पर ट्रांसलेशन होता है और यही प्रोटीन आगे चलकर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। पहले जो वैक्सीन्स इस्तेमाल की जाती थी उनमें इन्हीं प्रोटीन का सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अगर हम इस प्रोटीन के बजाय केवल mRNA को ही शरीर को दे दें तो mRNA प्रोटीन अपने आप ही फॉर्म कर लेगा और इस प्रोटीन से हमें इम्यूनिटी मिल सकती है।
तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन एक तरीके का कोविड-19 वैक्सीन है जो शरीर में इम्यून रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए अपेक्षाकृत नए और इनोवेटिव अप्रोच का उपयोग करती है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट विशेष रूप से एमआरएनए शरीर में इंजेक्ट करके काम करते हैं। ये कैसे काम करती है? सबसे पहले जो वायरस का एमआरएनए जो कि स्पाइक प्रोटीन बनाता है, उस एमआरएनए को हम आइसोलेट कर लेते हैं। इसका वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट पे या इंडिविजुअल में। फिर प्रोटीन का प्रोडक्शन उस इंडिविजुअल के अंदर होने लगता है। इस प्रोटीन के अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और इम्यून रिएक्शंस या रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, और इसके साथ ही मेमोरी सेल्स भी जनरेट हो जाती है ताकि आगे चलकर अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर इन्फेक्ट करे तो उस कंडीशन में ये मेमोरी सेल्स उस वायरस को किल कर देती हैं। यह कितनी प्रभावी है? एमआरएनए वैक्सीन को कोविड-19 को रोकने में अत्यधिक प्रभावी दिखाया गया है और इनसे ग्लोबल वैक्सीनेशन प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स में उनका कड़ाई से परीक्षण किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एमआरएनए वैक्सीन किसी व्यक्ति के डीएनए में परिवर्तन नहीं करता या उनके जेनेटिक कोड को स्थायी रूप से कभी नहीं बदलता। इसके एडवांटेज: एमआरएनए वैक्सीन को तेज़ी से डिज़ाइन और उत्पादित किया जा सकता है क्योंकि इनके लिए किसी लाइव वायरस को कल्टीवेट करने की या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन के उपयोग करने की ज़रूरत ही नहीं होती। एमआरएनए वैक्सीन में लाइव या एटेन्यूएटेड पैथोजन नहीं होते, इसी वजह से किसी इंडिविजुअल में ये बीमारी करने के जोखिम को भी ख़त्म कर देता है। एमआरएनए वैक्सीन में कुछ पारंपरिक टीकों में पाए जाने वाले संरक्षक जैसे प्रिजर्वेटिव, सहायक एडजुवेंट या अन्य पदार्थ नहीं होते जो संभावित रूप से कोई एलर्जिक रिएक्शन पैदा कर सकते हैं। एमआरएनए वैक्सीन एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकती हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।